नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगज़ीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पर थे। वहां 22वां जो शिखर सम्मेलन है, दोनों नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच हुआ। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आज हम इसी बात पर अपनी बात रखेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अहम मुद्दे थे, कितने अहम वो पहलू हैं, किस तरह का संदेश पूरे विश्व को भारत और रूस की तरफ से दिया गया और आपसी सहयोग में भी कहाँ-कहाँ, किन क्षेत्रों में कदम आगे बढ़ाए गए हैं। और इसके लिए एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन भी मौजूद हैं। हर्ष जी, एक बार फिर स्वागत है आपका मैगज़ीन इंडिया पर। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी पुराने रहे हैं और दोनों देशों के अगर संबंधों पे थोड़ा-सा पीछे इतिहास में जाके समीक्षा की जाए तो रूस ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया और भारत ने भी अभी हाल-फिलहाल में ही दुनिया की कई बड़ी ताकतों के खिलाफ जाकर रूस का साथ भी दिया है। तो क्या ये जो साथ दोनों ने एक-दूसरे का विपरीत परिस्थितियों में दिया, उसमें और मजबूती आती दिखाई दे रही है इस यात्रा के बाद? बिल्कुल, विशाल आपने सही एंगल पकड़ा है और बिटवीन द लाइन्स जो बातें हैं, वो भी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आपने ठीक कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं, 70 सालों से भी अधिक पुराने हैं और जो भी सरकार रही, चाहे जिस पार्टी की भी रही हो और जो भी प्रधानमंत्री रहा, रूस के साथ हमारी भारत की जो दोस्ती है, वो हमेशा प्रगाढ़ होती रही है। लेकिन खास तौर पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, ये जो रिश्ते हैं भारत और रूस के बीच, इसमें एक और गर्माहट आई है, एक और गहराई आई है। और जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी व्यक्ति से बहुत व्यक्तिगत तौर पर, मित्रता के तौर पर और दिल की गहराइयों में उतर कर मिलते हैं, तो वो रिश्ते वहाँ रणनीतिक और 2 देशों के बीच रिश्ते होने के बावजूद व्यक्तिगत रिश्तों का पुट भी उसमें आ जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक जैसे आप सैलेड बनाते हैं, तो उसपे आप ऊपर से कुछ छिड़क देते हैं उस तरीके की एक गर्माहट दोनों देशों के रिश्तों के बीच में है। 2 बातों का और सीधी उल्लेख है यहाँ पर सीधी साथ में। सीधी आप जो कह रहे हैं उस पे सीधे मुद्दे पे आते हैं हर्ष जी। और मुद्दा ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, वो विश्व के कई देशों के लिए, खासतौर पे जो पश्चिमी देश हैं उसके लिए, उनके लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आए, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी तरफ से भी बयान आया और प्रधानमंत्री मोदी ने जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनको जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ठीक पहले कहा कि ये युद्ध में जो है, किसी भी युद्ध में जो आम जनता है, जो निर्दोष लोग हैं, उनका मारा जाना चिंता की बात है और खास तौर पे अगर वो बच्चे हैं तो। सीधा इशारा हाल ही में हुए यूक्रेन में एक रूसी हमले पर था, जहां पर एक अस्पताल पर हमला किया गया था। हालांकि रूस उसको यूक्रेन द्वारा ही दागी गई मिसाइल बता रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक संदेश एक बार फिर से देने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे एक 1.5-2 साल पहले भी जो है एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति हैं, उनको कहा था कि युद्ध से कोई कुछ हासिल नहीं होगा, असली समाधान शांति से ही निकलेगा। अपने इस दौरे के क्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन साहब से यही बात कही है कि जो युद्ध क्षेत्र है, वो किसी भी कम्युनिकेशन का या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि पुतिन ने उनकी बातों को सुना भी है, समझा भी है। अब रूस की स्ट्रैटेजी अपनी चूंकि अलग है, इसलिए वो भी इस युद्ध को खींच रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका से भी जो प्रवक्ता ने वो कहा है, इन लोगों की बड़ी पैनी निगाह है प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर और पुतिन के साथ वन ऑन वन मुलाकात पर, प्रतिनिधिमंडल की स्तर की मुलाकात पर और जो शिखर वार्ता है, आपने कहा कि 22वां शिखर वार्ता, 21 इसके पहले हो चुके हैं। इस पर बड़ी खास और पैनी निगाह न सिर्फ अमेरिका की बल्कि यूरोपीय देशों की भी है। देखिए, खास बात यहां समझने की ये जरूरत है कि आमतौर पर भारत में ये परंपरा रही है, मोदी भी इस परंपरा का पालन करते रहे हैं
जो अपनी नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट है, नेबरहुड फर्स्ट, इसके तहत प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली विदेश यात्रा होती थी, वो आमतौर पे आपने देखा 2014 में भी, 2019 में भी, कि हम पड़ोसी देशों में गए। और इस वक्त पर जबकि रूस को लेके दुनिया के बाकी देश एक तरफ हैं, नाटो एक तरफ है, और 9 से 11 तारीख, आज 10 जी। तारीख है, 9, 10, 11 ये 3 दिन नाटो जो है अपनी स्थापना का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, रूस का जो पश्चिमी विस्तार हो रहा था पश्चिम की तरफ, उसको रोकने के लिए ये संगठन बना था। और ये हमेशा रूस के विरुद्ध रहा है, रूस के विरोध में रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हम यही देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन को नाटो ने चढ़ाया, पहले अमेरिका ने चढ़ाया, बाकी यूरोपीय देशों ने चढ़ाया, और एक बड़े और लंबे युद्ध में यूक्रेन फंस गया। कौन गलत है कौन सही, यहां हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोदी जी की वहां की यात्रा पर। तो मोदी ने जो चीजें 2 साल पहले, चाहे वो G7 के दौरान हो, G20 के दौरान हो, जो भी चीजें कही थी, वो आज भी उस पर कायम है। लेकिन यहां पर भारत, खास तौर पे अमेरिका जैसी महाशक्ति को और यूरोपीय देशों को ये बता देना चाहता है कि वो दोस्त तो सबका है, सुनेगा सबका, लेकिन किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करेगा, और न दूसरों का मुंह देखते हुए वो अपनी यात्राएं करेगा, या दूसरे देशों के साथ, खास करके जो उसके दोस्त मित्र हैं देश, यानी कि उनके साथ एक कोई स्ट्रैटेजी करेगा। एक एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसकी बात हमेशा से होती रही है और वो दिखती रही है, उस पे भारत कायम है। और आपने नाटो का जिक्र किया, बिल्कुल एक तरफ नाटो की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा हो रही है, जहां पर 22वां वार्षिक जो शिखर सम्मेलन है वो उसमें बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। ये तो हुई विश्व की बात, वैश्विक पटल की बात, लेकिन अगर आपसी रिश्तों की बात करें तो वहां भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं और 2-3 चीजें जिन पर एक सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। वो पहला तो ये कि जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, यानी कि जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उसकी उसका जो आंकड़ा है वो अभी लगभग 65 बिलियन डॉलर के आसपास है। उसको 100 बिलियन डॉलर तक कैसे पहुंचाया जाए और उसमें भारत की हिस्सेदारी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि भारत रूस से आयात ज्यादा कर रहा है, निर्यात अभी कम ही कर रहा है। ये एक चिंता की बात है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं, कि हमने व्यापार तो 65 बिलियन तक कर लिया, जबकि टारगेट ये था कि 2025 तक भारत और रूस का व्यापार 30 अरब डॉलर तक का होगा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अचानक इसमें तेजी आ गई, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात करना शुरू किया। और यहां भी देखिए, भारत ने दूसरे किसी महाशक्ति या दूसरे देशों की चिंता नहीं की, अपनी मित्रता को निभाया और रूस से तेल आयात हुआ। तो ये जो आयात हुआ, इसकी वजह से ये 65 बिलियन डॉलर हो गया जो आप बता रहे हैं। अब 65 बिलियन डॉलर तो हो गया, लेकिन इसमें 60 बिलियन डॉलर जो है हमारा आयात है रूस से, और सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का ही निर्यात है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है 60 बिलियन डॉलर का, ये चिंता की बात है। एस जयशंकर ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। और चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जब आयात आप इतने बड़े पैमाने पर करने लगते हैं और निर्यात कम होता है, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें ह्रास होने लगता है, उसमें गिरावट आने लगती है। और हम सब जानते हैं कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का एक जो पैमाना है, वो वहां का फॉरेन रिजर्व है। और हर देश इस जी। कोशिश में रहता है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व, खास करके यूएसडी जो है, यूएस डॉलर्स, उसको बढ़ाएं। तो किस तरीके से भारत ज्यादा वहां निर्यात भी करे ताकि ये ट्रेड डेफिसिट कम हो, इस पर भी बात हो रही है। और मुझे लग रहा है कि रूस भी इस चीज को समझ रहा है। हालांकि वो काफी ट्रेड सरप्लस में है, क्योंकि वहां निर्यात ज्यादा कर रहा है, इसलिए वो ट्रेड सरप्लस में, उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी रूस चूंकि भारत का पुराना मित्र रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर इस बैठक के बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ आश्वासन मिलेगा, जहां रूस कुछ भारत से बड़ी चीजें आयात करेगा। और उम्मीद है कि जब तक ये 100 बिलियन डॉलर हो धीमे धीमे बढ़ते हुए, ये ट्रेड डेफिसिट कम से कम 95 और 5% नहीं रहे जो अभी है, कम से कम जी। ये 75-25% तक तो आए ही, ताकि भारत की आर्थिक समृद्धि भी बनी रहे।
जी, और इस यात्रा में जो जॉइंट डिक्लेरेशन जो आया है उसको अगर नज़र डालें तो लगभग 9 समझौते किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, आर्कटिक पोलर रिसर्च पे पर भी बातचीत हुई है। तो ये भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दोनों देशों के बीच एक समन्वय और बेहतर स्थापित करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और एरिया है, जो कि भारत और रूस के बीच जो संबंध हैं उनकी जिसे कहा जाए कि बहुत ही मजबूत नींव रहा है, और वो है दोनों देशों के बीच जो सैन्य संबंध है, यानी कि जो डिफेंस टाइज है और डिफेंस प्रोडक्शन में कैसे जो है कोऑपरेट किया जाए। क्योंकि अब भारतीय फौज के हथियारों की तरफ अगर नजर डालें, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों में रूस से जो लिए गए हथियार हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और ये सब हम जानते हैं, चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम्स की बात हो रही हो, ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देश मिलकर एक साथ जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं, MiG-29, MiG-21, सुखोई 30, सुखोई 30 MKI, कामोव हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर। इसके अलावा जो INS विक्रमादित्य है वो पहले जो है रूसी युद्धपोत हुआ करता था, उसी को रिफिट करके हिंदुस्तान ने खरीदा है, भारत ने खरीदा है। तो ये बहुत ही गहरा संबंध है, और इसमें कैसे लॉजिस्टिकल एंगल से और बढ़ाव दिया जा सकता है, कैसे लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन हो सकता है, एक एक जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन कोऑपरेशन हो सकता है, उस पे काफी सारा जोर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा विशाल आपने उठाया है। देखिए, भारत और रूस के जो रक्षा समझौते रहे हैं या रक्षा सहयोग रहा है, वो बहुत पुराना रहा है और यही वजह रही है कि उसके सहयोग की वजह से भारत पर आसानी से, खास करके पड़ोसी देशों ने बहुत आंख उठाने की कोशिश नहीं की है। अगर कभी की भी है, तो वो पीछे गए। भारत अभी तक पिछले 10 वर्षों तक आप माने तो लगभग 100% रक्षा सौदों पर निर्भर करता था, उसे आयात करना होता था और जो भी आयात होता था उसमें 90% अभी भी रूस से ही भारत आयात करता है। अब धीमे-धीमे बढ़ रहा है, इज़राइल से हम कर रहे हैं, फ्रांस से कर रहे हैं और कुछ अमेरिका से कर रहे हैं, लेकिन आप 90% के आसपास देखें, अभी भी हम रूस से ही आयात करते हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ी प्रगति हुई है। आप इसको नोट करेंगे कि भारत रक्षा क्षेत्र में, रक्षा उपकरण बनाने के क्षेत्र में, सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में बहुत ठीक तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है और न सिर्फ आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि अब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उससे हमारे आर्थिक लाभ तो हैं ही और दूसरा लाभ ये है कि जो रक्षा उपकरण हम बना रहे हैं, खास करके जो छोटे देश हैं, वो अब भारत की ओर निगाह रखे हुए हैं और भारत पर निर्भर कर रहे हैं। मुझे जी। लगता है कि रूस भी इस मामले में भारत का सहयोग करेगा। बड़े इक्विपमेंट तो वो बनाएगा, लेकिन उन बड़े इक्विपमेंट में लगने वाले जो छोटे-छोटे सामान होंगे, जो छोटे उपकरण होंगे, मुझे लगता है कि इस समझौते में भारत को वो और अधिक मात्रा में मिलेगा। तो भारत में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी आगे जाएँगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसमें रूस जी, एक बहुत बड़ा और सहयोग कर इसमें रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। तो उसमें भी देखना होगा कि कैसे दोनों देश, खासतौर पे रशिया किस तरह से सहयोग करता है भारत का। जहाँ तक आपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो AK-203 राइफल को लेकर एक समझौता हुआ था, और उत्तर प्रदेश के अमेठी में वहाँ राइफल वो बननी शुरू हो चुकी है। BMP-2 पहले से ही भारत बनाता आया है। T-90 का लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा है, सुखोई 30 का लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा और रूस को शायद 2 कदम आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मोटे तौर पर हर्ष जी, हमने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि भारत और रूस के संबंधों में क्या नए आयाम आए हैं, क्या नया बदलाव आया है, किस तरह से दोनों देशों ने विश्व के पटल पर अपनी बात को सामने रखा है, किसी और दूसरे के दबाव में नहीं रहे हैं, और दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो और कैसे आगे जा सकते हैं। तो अगर हमारे दर्शकों को ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जो खबरें हैं वो और उनका जो तथ्यात्मक विश्लेषण है, यानी कि जो फैक्चुअल एनालिसिस है, अगर वो देखना है तो आप मैगजीन इंडिया पर आइए।
हमारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप किस मुद्दे पर अपने हमसे तथ्यात्मक विश्लेषण चाहते हैं या किस मुद्दे से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां चाहते हैं, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।